स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माय नेम इज ऋतिक शर्मा एंड आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट के बारे में। करंट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से करंट आता है, हमारे फिजिक्स के अंदर करंट का क्या रोल है। इस चीज के बारे में आज हम समझेंगे क्या चीज है करंट, और धीरे धीरे हम जानेंगे कि ओम्स लॉ के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन इसकी जो डेरिवेशंस है ओम्स लॉ की, उसे शायद लगभग हम कोशिश करेंगे या तो आज इस वीडियो के अंदर हो जाएगी, वरना नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ओम्स लॉ और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसके बारे में और उसकी जो डेरिवेशंस है उसको करा दूंगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी वीडियो में आपको सभी चीजें कराने की कोशिश करूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको करंट का एक बेसिक बता देता हूँ। तो देखो, जो करंट जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि ये जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि करंट के बारे में, करंट कब पैदा होता है, किसी भी चीज के अंदर करंट पैदा कब होता है। तो देखो, जो करंट होता है वो सीधा जो रिलेशन है वो चार्ज से है। तो हमने चार्ज जो होता है आवेश, ये इसके बारे में पढ़ा ही है। अभी आपने जो चार्ज के बारे में पढ़ा होगा उससे देखें। तो चार्ज जो होता है वो तीन, इसके साथ दो कंडीशन से होती है। चार्ज के साथ दो कंडीशन हो सकती हैं। तो चार्ज की जो पहली कंडीशन है कि चार्ज रेस्ट में है, अर्थात चार्ज रुका हुआ है, स्थिर अपने रेस्ट में है। या तो ये कंडीशन हो सकती है, या दूसरी कंडीशन हो सकती है चार्ज मूविंग में हो, मूव कर रहा हो चार्ज। दो कंडीशन हो सकती है। अगर चार्ज रेस्ट के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो कि आपने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपने पढ़ी है उसके अंदर पढ़ा होगा। लेकिन यदि चार्ज मूविंग में है तो इसकी भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो चार्ज एक अपने फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, या चार्ज अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन उत्पन्न कर रहा हो, त्वरण। तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि चार्ज कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो वेरिएबल हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है चार्ज की तो वो करंट प्रेजेंट करता है किसी भी चीज के अंदर। तो यहां से आता है हमारा करंट का रोल। लेकिन यदि जो चार्ज होता है वो मूविंग हो, वेरिएबल, जो उसकी जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही हो, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा हो, एक्सेलरेशन आ रहा हो, त्वरण, अगर उसके अंदर त्वरण आ रहा होगा तब वो जनरेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी पीछे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया होगा। इस जो है ओम्स लॉ मुझे बता रहा है, इसलिए मुझे मूवी में कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहां से जो कंसेप्ट आता है करंट का। तो अब हम पढ़ते हैं करंट के बारे में। तो देखते हैं करंट के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं तो जो करंट होता है वो, ये आपको पता होगा कि करंट की जो जो फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। क्यों, यहां पर क्या होता है, चार्ज, आवेश, और टी यहां पर टाइम है, समय, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब कि जो चार्ज की फ्लो होने की जो रेट है, जिस दर से वो फ्लो हो रहा है, उसे हम करंट कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जिसे हम करंट कहते हैं।
चार्ज वाला जो होता है वो सॉरी करंट कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका मतलब अदिश। दूसरी चीज, पहली चीज तो जो करंट होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी चीज, जो करंट होता है उसकी जो वो एसआई वैल्यू होती है वो होती है एम्पियर, और सीजीएस जो वैल्यू होती है वो होती है कूलाम, कूलाम पर सेकेंड। तो इसकी दो वैल्यू होती है, एक होता है एम्पियर जो कि एसआई यूनिट होती है, और दूसरी होती है सीजीएस यूनिट, कूलम पर सेकंड। तो ये इसकी दो यूनिट होती है, और इसे स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेक्टर सम को, वेक्टर जो सम होता है, वेक्टर लॉ सम, उसको ये फॉलो नहीं करता। तो अब इसके थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर सम लॉ क्या होता है। तो वेक्टर सम लॉ का मतलब होता है, आप पढ़ोगे कि जो करंट होता है ना, जैसे यहाँ से कोई करंट आया और इधर से कोई करंट आया और ये यहाँ चला गया, तो मान के चलो यहाँ से जो करंट आया 5 एम्पियर है और यहाँ से 4 एम्पियर आया, तो यहाँ के 9 एम्पियर हो जाएगा। जबकि जो करंट, जबकि जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एंगल की बातें होती है, एंगल बनकर आता है, एंगल निकाल कर बात करते हैं। जबकि ऐसा इसके अंदर नहीं होता, इसके अंदर सिंपल एडिशन होता है, जैसे कि हम करते हैं 2 2 4 होता है, तो वो सिंपल एडिशन करंट के अंदर होता है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी के अंदर रखा गया है करंट को। तो आई होप आप थोड़ा थोड़ा करंट के बारे में भी जाने होंगे, कि करंट के बेसिक चीज को समझे होंगे। तो अब हम आगे चलते हैं कंडक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ी और आगे की। अब देखो, जब भी हमारे पास जो करंट होता है वो, जो हमारे पास जो पदार्थ होते हैं वो 3 टाइप में बांटे गए होते हैं। एक तो होता है सॉलिड, सॉलिड एक होता है मतलब चालक, एक होते हैं इंसुलेटर, सॉरी कंडक्टर लिखो इसे, कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, कुचालक, एक होता है सेमीकंडक्टर। अर्धचालक। देखो क्या होता है कि जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो करंट फ्लो होता है ना, वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जबकि जो इंसुलेटर में होता है उसमें करंट फ्लो ही नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होते। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर जो जो करंट फ्लो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। तो आप सेमीकंडक्टर के बारे में जो है वो आप आगे जानोगे, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो किस प्रकार फ्लो करता है। तो मैं पहले बता दिया हूं कि कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा ना वो फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण करेगा। तो अब मैं बनाता हूँ एक कंडक्टर जिसमें हम बात करेंगे कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर में किस प्रकार करंट फ्लो कर रहा है। देखो, ये हमारे पास मान के चलो कोई कंडक्टर है, देखो मान के चलो कि ये हमारे पास कोई वायर का टुकड़ा है, कंडक्टर मान लो, जिससे कि हम करंट को फ्लो करते हैं। अब सोचने की बात यह है कि हमें पता, हम जानते हैं कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें चालक होते हैं, उनके अंदर जो करंट होता है वो फ्लो हो जाता है आसानी से। लेकिन दिक्कत यह है कि वो तब फ्लो होता है जब हम किसी उस वायर को किसी स्विच में लगाते हैं या उसके अंदर बैटरी अप्लाई कर देते हैं, तो तब जाकर हमें उसमें करंट आता है। अब मान के चलो कि मेरे पास ये एक वायर है, अब मैं अगर इस पर हाथ अड़ाता हूं तो मेरे पास कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर इसी वायर को स्विच के अंदर लगा दूं तो रियलिटी में मुझे करंट आएगा फिक्स। तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे और अब भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन करंट उसमें लगाने के बाद ही क्यों आया, उस कंसेप्ट को आज मैं आपको समझाता हूँ। देखो
क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अब भी है और पहले भी रहेंगे। देखो फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। चलो अब क्या होता है, मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ ई। ठीक है, मैंने डायरेक्शन दे दी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं ना यहाँ, तो कंडक्टर जो होते हैं चालक, उनके अंदर खुद के एक नेचर होता है कि वो अपने अंदर ऑटोमेटिकली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आपने सुना होगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर क्या होती है, जीरो होती है कंडक्टर के अंदर। वो क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही आप इस कंडक्टर में बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ना, तो जो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली इस पर माइनस चार्ज आ जाता है और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब जब इस पर प्लस चार्ज आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली अंदर से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो ये अंदर से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेगा। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, मैं उसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उसे मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमें यह पता है जब दो चीजों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वो आपस में नेगर बराबर होंगी, तो वो नेट बनकर जीरो हो जाएंगे, उसका अर्थात जो रिजल्ट आएगा वो जीरो बनकर आएगा। तो मैं ये पहले लिख देता हूं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना हमारा, वो जीरो आएगा। आ गई ना, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और दूसरी चीज, पहली बात तो हुई, दूसरी चीज ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है, मैग्नीट्यूड का, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको, पहली बात ये कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जीरो आएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो बनकर आती है। और हमें पता है जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो वायर के अंदर हमें करंट नहीं आएगा। तो ये कारण है, अगर कोई हमारे पास जो सीधा वायर है ना, उसके अगर मैं हाथ अड़ाता हूँ तो मेरे पास करंट नहीं आता, लेकिन अगर मैं बात करूंगा स्विच में लगा दूं तो क्या होगा, तो देखते। तो देखो ये इस डायग्राम को समझ लो। अब इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। अब देखो दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई मैंने इधर से की है वही सिचुएशन है। दूसरी कंडीशन में मैंने यहां पर एक बैटरी अप्लाई कर दी गई। अब देखना आप इसका जादू, कैसा जादू करेंगे कि बैटरी, बैटरी वो काम करेगी जो आपने सोचा नहीं होगा, वो कर देगी इसके साथ। मतलब देखते जाओ अब क्या क्या होगा इसके साथ। अब क्या हुआ, जैसे इस पर मैंने बैटरी अप्लाई करी, इसे मैं V से दर्शा रहा हूं, मान लो कोई भी वोल्टेज है, कितने भी वोल्ट की बैटरी मैंने लगा दिया। अब क्या होता है, इस पर ये पॉजिटिव, ये सॉरी नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव जो आयन है वो कहाँ होंगे, इधर की ओर आ जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, प्लस की तरफ आ जाएंगे सारे। और जो ये नेगेटिव है वो इधर आ जाएंगे सारे। मतलब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो सारा कहाँ जाएगा, बैटरी के उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारे पास कंडक्टर है उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आ जाएगा। और जो बैटरी, जो हमारे पास कंडक्टर है उस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वो कहां पर आ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ जाएगा। और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा,
अब बताओ, जब हमारे पास कोई चार्ज ही नहीं रहेगा कंडक्टर के अंदर की तरफ, चार्ज का मतलब यहाँ पर आए कुछ नहीं रहेंगे, तब अंदर एक इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी जनरेट नहीं होगी। और जब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी तो बचे इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड इन पर अप्लाई हो जाएगी आराम से, क्योंकि अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही, इसलिए बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगी। अब देखना क्या होगा, अब ये जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर आई है ना, कंडक्टर पे हमने जो लगाई है यहाँ से, वो क्या करेगी, वो इसके साथ देखना क्या करेगी, वो एक जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गति को हिला देगी, उनके अंदर मोशन पैदा, उनकी गतियों को तेज कर देगी, जो बैटरी है इसकी गति को तेज कर देगी। अब कैसे होगी देखो, वो ऐसे होगा कि मान के चलो, जैसे लेके चलो कि जैसे कि अभी मान लो कोरोना था, कोरोना में क्या हुआ था, हम जैसे पहले जी रहे थे, मस्त लाइफ थी, आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हुई जैसे ही कोरोना में लगा, और कोरोना में जैसे हमारे पास कर्फ्यू जो बोलते हैं वो लगा, तब क्या हुआ था, हमारे एक बाउंडेशन सी लगी थी, बाउंडेशन हो गई थी कि हम ज्यादा नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं, एक तरह से बाउंडेशन हो गई थी। तो अब स्टार्स पे भी बाउंडेशन लग चुकी हैं। और दूसरी अगर एग्जांपल समझे तो दूसरा उदाहरण से समझो, मान के चलो कि आप कई भीड़ में हो और आपके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, आप भीड़ के अंदर हो, कई है भीड़, और वहां के पीछे कुत्ते लग जाए, तो अब आप क्या करोगे, वहां से तेजी से भागोगे, तेजी से भागेंगे हम तो। अब दिक्कत यह आएगी कि आप तेजी से भागोगे तो आप किसी ना किसी से टकराओगे भी, ये भी फिक्स है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बार बार चेंज होती जाएगी, क्योंकि आप जब तेज भागोगे तो आपका आगे कोई आएगा, फिर आप टकराओगे और फिर आपकी वेलोसिटी धीरे हो जाएगी, फिर किसी से टकराओगे फिर धीरे हो जाएगी। तो अब क्या होगा, आप सोचोगे कि मैं ऐसी एक फिक्स स्पीड से चलूं, फिक्स वेलोसिटी से चलूं, जिससे कि क्या हो कि मैं आराम से वहां, मेरी स्पीड भी कम ना हो और मैं जल्दी से जल्दी तेजी से पहुंच जाऊं। तो आप जल्दी से जल्दी चलोगे, लेकिन एक फिक्स स्पीड से चलते वहां से निकलोगे, तेजी से चलकर और फिक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से आप वहां से निकलोगे। अब यही सेम काम जो होता है वो ऐसे कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन, कैसे देखो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, तो इलेक्ट्रॉन इस बैटरी का जो है ना वो इधर की ओर भगेंगे सारे, इलेक्ट्रॉन क्या भगेंगे, इधर की ओर भगेंगे, और क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अब ये वो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन्हें रिपल करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अब बैटरी का ये नेगेटिव जो चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन्हें अट्रैक्ट करेगा, आकर्षण बल लगाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली हो जाएगी, ये तो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। लेकिन दिक्कत ये आई, मान लो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इससे भी टकराएगा, टकराएगा नहीं टकराएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा। अब देखो दूसरी चीज ऐसी है कि अब ये इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो यहाँ पर इसमें एक्सेलेरेशन आना चाहिए था, और अगर इसमें एक्सेलेरेशन आ जाता, त्वरण आ जाता, तो ये कंसेप्ट चला जाता मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये हमें दिखता ऐसा है कि इसके अंदर एक्सेलेरेशन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगे, इसीलिए हम इसको जो पढ़ते हैं करंट के अंदर पढ़ते हैं। नहीं तो अगर ये एक्सेलेरेशन से चलते, त्वरण से चलते ना, तो हम इसे करंट मैग्नेटिक फील्ड की उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है, वो अगर एक्सेलेरेशन आ रहा है तो हम उसमें किस में पढ़ते हैं, उसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लो होंगे, इसलिए हम इस जो फील्ड है इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको समझ आएगी। अब देखो आगे, अब क्या होगा, जब इस पर करंट ये बह रहा है कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन भरा है। अब दूसरी चीज ये देखो, इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में बहता है तो आपने ये भी देखा होगा, आगे पीछे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलता है, ऐसे घूमता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। और ये भी आपने सुना होगा कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, और इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है तो करंट ऐसे बहता है। वो चीजें आपने आज तक सुनी होंगी, लेकिन आज आपने देख ली कि अप्लाई भी कर चुके हैं कि ये किस कारण बह रहा है। तो ये चीजें और देख लो कि यहाँ से फ्लो कैसे हो रहा है, ये फ्लो जो करंट होता है वो ऐसे जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इसी कारण है। तो आप आज आपने ये समझा भी होगा कि फ्लो क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका फ्लो होने का, कि करंट ऐसे जाना और इलेक्ट्रॉन का ऐसे आना। तो आपने कुछ नए कंसेप्ट भी सीखे आज से, और देखते हैं चलो। अब क्या होता है, अब इसमें हम बात करेंगे, अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्योंकि ये जो वेलोसिटी आई है ना उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वीडी। वीडी अब आया है यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी में से कहते हैं अपवहन वेग। अब यहां से आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट, और उसके बाद हम इसकी डेरिवेशंस होंगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप रिलेशन निकालोगे, जैसे आप जो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वीडी बराबर म्यू ही आएगा,
म्यू एक यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम ये निकालेंगे। और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब म्यू आएगी तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप वोल्टेज के साथ जो संबंध रिलेशन आएगा वो भी निकालोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ई बराबर होता है बी अपॉन एल के, ई बराबर होता है बी अपॉन एल के, बी यहाँ पर वोल्टेज है, तो बी डी बराबर हो जाएगा म्यू बी अपॉन एल। दूसरा रिलेशन आप यहाँ पढ़ोगे, अभी मैं कल आपको डेरिवेशन समझाऊंगा कि डेरिवेशन कैसे कैसे होंगी इसकी, अभी आप हल्का सा समझ लो। जब आप ये निकालोगे तो आप उसमें करंट की रिलेशन में निकालोगे, जो कि आई बराबर एन ए ई स्क्वायर टो, जो कि ये ऐसा है, मैं देख लेता हूँ पर सॉरी, आई बराबर एन ए ई वी डी के, तो आई बराबर एन ए ई वी डी, वी डी क्या होते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये रिलेशन निकालोगे। और आप इसके अंदर वो कल एक और डेरिवेशन पढ़ोगे, रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो भी निकालोगे, जो होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, तो ये रिलेशन निकालोगे, आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए, तो यहाँ पर वो रहेगा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, तो ये चीज आएगी। फिर इससे निकल कर आएगा v बराबर आई आर, तो यहां से आपका ओम का नियम निकल कर आ जाएगा, ओम का नियम। तो ये चीजें रहेंगी कल की फ्लो में, कल मैं आपको इसकी लगभग सारे जो सभी है वो डेरिवेशंस के साथ समझाऊंगे। आज मैंने आपको हल्का हल्का समझा दिया गया है कि जो वीडी आएगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी, जिसे अपन कहेंगे उसके बीच वीडी बराबर म्यू ई संबंध आएगा, वीडी बराबर होता है म्यू ई बराबर होता है वी अपॉन एल, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के बीच संबंध पड़ा होगा, तो वहां से मैंने ये लिख दिया। म्यू यहाँ पर एक कांस्टेंट रहेगा, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी के, मतलब एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ए एरिया होता है, ई इलेक्ट्रॉन हो गए, और वी डी क्या होगा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई यहाँ पर करंट हो जाएगा। आप रेजिस्टेंस जब कोई रिलेशन देखोगे तो ये बनकर आएगी हमारे पास, जिसकी वैल्यू होती है आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टू, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम होता है। रिलैक्सेशन टाइम वो होता है जब दो पार्टिकल आपस में कोलिजन करते हैं, तो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, तो ये कहोगे। और v बराबर आई आर ओम्स लॉ, कल आप इसे डेरिवेट करके देख लोगे क्या होता है ओम्स लॉ। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आपको कोई कमी लगे तो प्लीज वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक कुछ भी समझना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूंगा। और हाँ मैं ये बता दूं कि जो आपकी वो करंट जो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई थी इलेक्ट्रॉन बैटरी के नीचे, ये सारी जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत कम टाइम इंटरवल में होती है, लगभग माइक्रो सेकंड के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है, तो बहुत कम समय के अंदर ये चीजें होती हैं। तो आई होप आपको सब क्लियर होगा, अगर यदि कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ सकते हो आप कैसे भी।